भारत की खोज किसने की? भारत की खोज कब हुई? लेकिन जरा रुकिए, क्या सचमुच भारत की खोज करनी पड़ी थी? क्या 1498 से पहले दुनिया भारत से अनजान थी? और क्या वास्तव में वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने के बाद ही भारत का पश्चिमी दुनिया से संपर्क हुआ था? अगर नहीं, तो फिर भारत की खोज की कहानी शुरू कहां से हुई? दरअसल भारत नया नहीं था, नया था यूरोप के लिए भारत तक पहुंचने का प्रत्यक्ष समुद्री रास्ता। यानी वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। भारत सदियों से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था और उसके साथ एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप का व्यापार पहले से होता आ रहा था। वास्को डी गामा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने यूरोप से भारत तक प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग खोज लिया, जिसने आगे चलकर विश्व व्यापार और भारतीय इतिहास दोनों की दिशा बदल दी। अब सवाल यह है कि जब भारत और यूरोप के बीच व्यापार पहले से हो रहा था, तो फिर इस नए समुद्री मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? आइए इसकी पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि भारत और यूरोप का संबंध 1498 से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा था। भारतीय मसाले, रेशमी वस्त्र, सूती कपड़े, नील और बहुमूल्य पत्थरों की यूरोप में भारी मांग थी, लेकिन उस समय यूरोप और भारत के बीच सीधा व्यापार नहीं होता था। 15वीं शताब्दी के शुरुआत तक भारत और यूरोप के बीच दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रचलित थे। पहला स्थल मार्ग, जो भारत से मध्य एशिया, फारस, बगदाद और कॉन्स्टेंटिनोपल होते हुए यूरोप तक जाता था। दूसरा समुद्री मार्ग, जिसमें भारतीय व्यापारी अरब सागर के रास्ते अपना माल अदन, हॉर्मुज और लाल सागर के बंदरगाहों तक पहुंचाते थे और वहां से यह माल मिस्र के अलेक्जेंड्रिया और फिर भूमध्य सागर के रास्ते वेनिस और जेनोवा जैसे इतालवी नगरों तक पहुंचता था। इस पूरे व्यापार पर अरब व्यापारियों तथा वेनिस और जेनोवा के व्यापारियों का लगभग एकाधिकार था। इसीलिए भारत का माल यूरोप पहुंचते पहुंचते कई रास्तों से गुजरता था और उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। इसी बीच 15वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया में एक नई शक्ति का उदय हुआ, ऑटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य। इस साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी के अंत में उस्मान प्रथम ने की थी, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया 29 मई 1453 को, जब सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त कर ली। कॉन्स्टेंटिनोपल केवल एक राजधानी नहीं था, बल्कि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। 1453 के बाद पुराने व्यापारिक मार्ग ऑटोमन तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। उन्होंने व्यापार पूरी तरह बंद नहीं किया, लेकिन भारी कर लगाए और यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत से व्यापार करना पहले की तुलना में कहीं अधिक महंगा हो गया। अब यूरोप के सामने एक ही विकल्प बचा था, भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री मार्ग खोजा जाए ताकि अरब व्यापारियों और ऑटोमन तुर्कों के नियंत्रण से बचा जा सके। यही वह समय था जब यूरोप में भौगोलिक खोजों का युग शुरू हुआ। इसके पीछे केवल व्यापारिक कारण नहीं थे, पुनर्जागरण ने लोगों में नई खोजों की भावना पैदा की थी। कंपास और एस्ट्रोलैब जैसे नौवहन उपकरणों के विकास तथा जहाज निर्माण तकनीक में सुधार ने लंबी समुद्री यात्राओं को आसान बना दिया था। इस दिशा में सबसे आगे रहे पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री अभियानों को संरक्षण दिया। इसके बाद 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचे। उन्होंने इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म रखा, जिसके बाद पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने बदलकर इसका नाम केप ऑफ गुड होप कर दिया, क्योंकि अब भारत तक समुद्री मार्ग मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। इसी बीच स्पेन ने भी बड़ा दांव खेला। 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिम दिशा से भारत पहुंचने के उद्देश्य से समुद्री यात्रा पर निकला, लेकिन 12 अक्टूबर 1492 को वह भारत नहीं बल्कि अमेरिका पहुंच गया। उसे जीवन भर यही भ्रम रहा कि वह भारत के निकट इंडीज पहुंच गया है, इसलिए उसने वहां के मूल निवासियों को इंडियन कहा। कोलंबस की इस खोज के बाद स्पेन और पुर्तगाल के बीच नए क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए 1494 में टार्डेसिलास की संधि हुई। इस संधि के अनुसार केप वर्डे द्वीपों से लगभग 1300 मील पश्चिम एक काल्पनिक रेखा खींची गई और रेखा के पूर्व के ज्ञात क्षेत्रों और समुद्री मार्गों पर पुर्तगाल,
जबकि पश्चिम में खोजे जाने वाले नए क्षेत्रों पर स्पेन का अधिकार स्वीकार किया गया। अब पुर्तगाल पूरी तरह भारत तक प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग खोजने में जुट गया और आखिरकार 20 मई 1498 को वास्को डी गामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट पहुंच गया। वह भारत से जो मसाले लेकर यूरोप लौटा, वे उसकी पूरी यात्रा की लागत से लगभग 60 गुना अधिक मूल्य पर बिके। इससे यूरोप को यह विश्वास हो गया कि भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार अत्यंत लाभदायक है। यहीं से भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन और आगे चलकर औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना व्यापार कैसे स्थापित किया और कैसे व्यापार धीरे धीरे साम्राज्यवाद में बदल गया।